हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द developerschool.com के ऊपर। मैं गोविंद आप सभी का आज के वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है हमारा होस्टिंग के ऊपर बेस्ड है कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग का यूज़ क्यों किया जाता है और होस्टिंग के कारण जावास्क्रिप्ट के पर्टिकुलर बिहेवियर में क्या इंटरचेंज आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वर्ल्ड वाइड मोस्ट लवली लैंग्वेज है, पर सबसे ज़्यादा हेट पीसी लैंग्वेज से किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि लोग पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को सही से समझ नहीं पाते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो दूसरी लैंग्वेजेस से अलग बिहेव करता है। किसी अदर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, वो वहीं पे कोड फट जाएगा, आप लोगों को एरर देगा। पर जावास्क्रिप्ट इससे थोड़ा अलग है। सभी चीज़ों की परेशानियों को दूर करने के लिए जब वो एक ECMS स्क्रिप्ट से दूसरी ECMS स्क्रिप्ट यानी ECMS 5 से 6 में जब एस्टैब्लिश हुआ, तो उस टाइम पे कुछ लेकर उसने वैर को लेके कुछ चेंजेस किए। ठीक है, लैट और कॉन्स को लेके अलग चेंजेस किए और इम्पैक्ट को बनाए रखने के लिए उसने थ्रेड अनेबल करी, है ना। इन सभी चीज़ों को हम होस्टिंग के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पहले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, उसके बाद में फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और फिर भी हम लोगों के पास एरर नहीं आती। क्यों वैर हम लोगों को अनडिफाइंड की एरर देता है और लेट और कॉस्ट हम लोगों को रेफरेंस एरर देते हैं, क्यों कॉस्ट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर पाते। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को होस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो क्या हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोगों को होस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो कुछ खास आप लोगों के साथ होने वाला नहीं है। पर हाँ, अगर आप लोग एक बग फ्री कोड लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग एक बग फ्री कोड लिखना चाहते हैं, एक अच्छा कोड लिखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों को होस्टिंग के बारे में पता हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में अदर लैंग्वेज के कंपेयर में थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे करता है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है, और ब्रीफली पुराने वाला आपको वीडियो बेस से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैं अपना पेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वहाँ पर मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। सो हियर इज़ द पेंट। ओके, डन। सो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हियर एक क्या होगा कि हमारा ये जो है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं ऊपर कर लूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे ही जावास्क्रिप्ट को कोई स्क्रिप्ट टैग मिलता है तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक यूजर कंटेक्स्ट बना लेता है, उस पर्टिकुलर कोड को जावास्क्रिप्ट कोड समझ लेता है। इसलिए हमारा ब्राउजर क्या करता है, एक स्क्रिप्ट टैग को पढ़ता है और चेक करता है कि अगर स्क्रिप्ट टैग मिला तो वो क्या करता है, यूजर कंटेक्स्ट के अंदर उस कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड के रूप में सेव करने की कोशिश करता है, बाइट कोड में बना के। यूजर कंटेक्स्ट में क्या होता है, एक होता है मेमोरी कंपोनेंट, ठीक है, एक होता है कोड कंपोनेंट। ठीक है, मैं पेंट यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इनके लिए शॉर्ट वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ। मेमोरी कंपोनेंट को हम एनवायरमेंट वेरिएबल कंपोनेंट भी कहते हैं और कोड कंपोनेंट को हम एग्जीक्यूशन कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वैर, लेट या कॉन्स्ट किसी से भी हो, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, पहले इसके अलावा फंक्शंस और सारे इवेंट लूप्स हम लोगों को यहीं मिलेंगे। तो फिर कहते हैं कि कोड कंपोनेंट में क्या होगा। ठीक है, कोड कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे कॉल स्टैक से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई फंक्शन की कॉलिंग की गई है, कोई फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ पे कॉल स्टैक में मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। और उसके बाद में सारी स्कोपिंग्स वगैरह भी आप लोगों को इसमें मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात करी कि मेमोरी कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस यहाँ पर जो भी हमारे स्क्रिप्ट टैग में पड़े हैं, वो सब को एक मेमोरी असाइन कर दी जाती है। ये हम लोग लाइव भी देखेंगे कि ऐसा होता है क्या, या हम सिर्फ वैसी बात ही कर रहे हैं। अब ये इसके बाद में क्या करेगा, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। ठीक है, एक ग्लोबल स्कोप बनाएगा और उसके अंदर इन सब चीज़ों को डाल देगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि इसको मिला कोई वेरिएबल, तो पहले इसने क्या किया, वेरिएबल को सबसे ऊपर डाल दिया। फिर उसको मिला लेट, ये वेरिएबल लेट कॉन्स्ट कुछ भी हो, तीनों को ऊपर डाल दिया। अगर कोई फंक्शन मिला तो इसको सबसे ऊपर मूव कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको क्या करना है, आगे कोड कंपोनेंट को रन करवाना है। क्या करना है, कोड कंपोनेंट को रन करवाना है। तो कोड कंपोनेंट को रन करवाने से पहले क्या है कि भाई सारी चीज़ें जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास में अवेलेबल है ना, जैसे मान के चलिए कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले मैंने कंप्यूटर, नोटबुक, पेन, अपना मोबाइल, माउस, कीबोर्ड, सब चीज़ें पास में रख ली। वैसे ही जावास्क्रिप्ट कोड करने से पहले क्या कर रहा होगा कि अपनी सारी चीज़ों को पास में रख लेगा। पास में रख लेगा इन द सेंस, वो क्या करेगा कि जितने भी वेरिएबल्स उसको मिले उनको टॉप पे डाल देगा। फिर उसके बाद में उसको जितनी भी फंक्शंस मिले उन सभी को भी वो टॉप पे डाल देगा। कुछ इवेंट्स लूप मिलेंगे उनको भी वो टॉप पे रख लेगा और उसके बाद में कोड को कंपाइलेशन शुरू करेगा। कोड की कंपाइलेशन में क्या है कि हम लोगों उसको क्या दे रहे हैं, कॉल स्टैक। कॉल स्टैक के अंदर क्या होता है
कि कोई भी जो फंक्शन कॉल हुआ है ना वो कॉल स्टैक में पड़ा है, तो वो चेक करेगा कॉल मतलब कोड कंपोनेंट में चेक करेगा कि भाई कॉल स्टैक में क्या पड़ा है, कि भाई एक फंक्शन कॉल पड़ा है, आओ इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसको कहता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब हम लोगों ने इतनी बात कर ली, पर क्या सच में हम लोगों का काम ऐसे ही होता है या फिर हम लोग दूर दूर की ऐसी बातें ही करते हैं, ठीक है। पर आज मैं आप लोगों को ये लाइव दिखाऊंगा कि इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोगों ने बात कर ली कि भाई किस तरीके से इसको जवाब देना है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अगर आप लोगों से जावास्क्रिप्ट के एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि पूछ लिया कि होस्टिंग क्या होती है, तो एक तो होता है नॉर्मल आंसर जो आप लोगों ने देखते हैं कि भाई एक नॉर्मल आंसर मैंने दे दिया कि भाई फलाना फलाना फलाना, जैसे कि आप लोग बोलोगे कि भाई फंक्शन और वेरिएबल्स को है ना जावास्क्रिप्ट कंपाइल होते टाइम पे टॉप पे मूव कर देते हैं। एक हो सकता है एक्सपर्ट आंसर जिसमें आप लोगों को पता है कि अगर उससे रिलेटेड बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं भाई बुत फाड़ दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा एकदम से। वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को उतना कॉन्फिडेंस है तो वो कब आएगा, जब आप लोगों को डीप डाउन पता होगा। दैट वाज ओके, आई थिंक इट वाज ओके। नाउ तो बात क्या हुई कि एक आप लोगों ने बोल दिया कि भाई कंपाइलेशन के टाइम जब जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ेगा तो वो क्या करेगा, उन सब चीज़ों को टॉप पे मूव कर देगा। तो डेफिनेशन के लिए ये बात काफ़ी हद तक सही है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग की डेफिनेशन भी ऐसी दी जाती है कि जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन के दौरान, जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइलेशन के दौरान जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होता है उनको टॉप पर मूव कर देता है उनके कंटेनिंग स्कोप के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा बोलनी, कंटेनिंग स्कोप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे तरीके के स्कोप्स होते हैं। ओके, सो दैट्स वाई आप लोगों को ये बात याद रखनी है। नाउ इन द नेक्स्ट केस, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है, इन सब चीज़ों को ऊपर मूव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, क्या हम लोगों की सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती है ना। इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, दैट वाज थिंग परफेक्ट। तो आज की कोड के अंदर हम सबसे पहले चेकेंगे कि यूज़र कंटेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे ग्लोबल यूज़र कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने देख लिया कि कोड कंपोनेंट के अंदर क्या है, तो सारे स्कोप और कॉल स्टैक्स उसके अंदर पढ़े। अब हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि भाई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। सबसे पहली बात, मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को हटा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरी फाइल आपको दिख रही है। तो developerschool.com आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब मैंने अपना कंसोल और ये साइड में ओपन कर लिया ताकि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आए और सारी चीज़ें दिख रही हो। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है ना। सो दैट वाज ओके। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रिप्ट टैग लिखा, जावास्क्रिप्ट की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि स्क्रिप्ट टैग पढ़ते ही ब्राउजर अलर्ट हो जाता है कि भाई स्क्रिप्ट टैग है। तो इसने क्या कर दिया, अपने इंजन को पास कर दिया। जैसे क्रोम है, उसने V8 इंजन को बोल दिया कि भाई देख तेरा काम आ गया तो संभाल ले। यहाँ पर उसने क्या किया, जो हमारा इंजन आया उसने चेक किया कि एक वैर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वैर x इक्वल्स टू 1, मैंने कराया इसको console.log x। ओके, आप देखेंगे कि मुझे console.log यानी x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे मिल गया। दैट वाज ओके, मैंने इसको सेव कर दिया, सॉरी मैंने इसको चेक कर लिया, इट वाज ओके। पर ठीक है, ये तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे पहले वैर को डिक्लेयर भी कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं डिफाइन भी कर दिया। पर क्या मैं इसको ऐसे करता कि x इक्वल्स टू 1 तो ये होता, तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई कि हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर डिफाइन कर दिया, फिर कॉल कर लिया, कोई परेशानी नहीं, किसी बात की दिक्कत नहीं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ऐसा जावास्क्रिप्ट ने हमें बोला, दैट वाज ओके। अब क्या हुआ कि ठीक है तुम्हारी कुछ भी चल रही हो कि, पर मैंने पहले पूछ लिया कि भाई एक्स की वैल्यू दो, तो क्या होगा। जनरली बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि कोड फट जाता, पर जावास्क्रिप्ट क्या है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर ये कोड फट तो सकता नहीं है ना। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, थोड़ा मजबूर है, तो वो आप लोगों को क्या करेगा, कंसोल में एरर देने की कोशिश करेगा। पर वैर क्या है, पुराना है, और नए कंसेप्ट के अंदर यानी ECMA6 जो EMC स्क्रिप्ट आई है 6, उसके अंदर लैट और कॉन्स्ट को जो डिस्क्राइब किया गया उसके लिए उसने अलग कंसेप्ट बनाया। तो पहले हम वैर के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। console.log में जब हमने डिक्लेयर और डिफाइन बाद में किया और एक्स को पहले ही पूछ लिया, तो ये क्या बोलेगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। भाई ये बहुत बात अलग है, इसी को होस्टिंग बिहेवियर कहा जाता है। अभी आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, पर बात ये है कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू, मैंने एक्स तो नीचे डिक्लेयर करा था, और अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है और सिंक्रोनाइज है और थ्रेड बाय थ्रेड यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ पर तो एक्स था ही नहीं ना, यहाँ तक तो एक्स तो यहाँ पर नीचे आया, तो फिर इसको यहाँ पर कैसे पता चल गया कि एक्स अनडिफाइंड है। दैट वाज हमारा जो कोड और हमारा होस्टिंग का कंसेप्ट है, वो हमारे रियलाइजेशन में आता है। सबसे पहली बात क्या किया जावास्क्रिप्ट ने, स्क्रिप्ट टैग को पढ़ने के लिए आया, यहाँ पे चेक किया कि एक फंक्शन कॉल हो रखा है, console.log उसका फंक्शन है, क्या कर दिया, कॉल स्टैक में मूव यानी अपने कोड कंपोनेंट पे मूव कर लिया। यहाँ पे चेक किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वैल्यू एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, उसकी वैल्यू डिक्लेयर की है, उसको मेमोरी कंपोनेंट पे ब्लॉक कर दिया। अब ऐसा सच में हो रहा है क्या, तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहली बात, मैं जाता हूँ अपने सोर्स के अंदर,
यहाँ पे चेक करता हूँ, हमको मेरी पर्टिकुलर फाइल मिल गई, तो मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, ठीक है, ये मेरा डिबगर, मैं यहाँ पे भी डिबगर लगा सकता था, यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पर डिबगर लगाने पे यहाँ पर आप देखोगे कि कोई मेमोरी स्कोप क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि मेमोरी तो तब बनेगी जब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है कि एक फंक्शन कॉल हुआ है, कॉल स्टैक के अंदर एनोनिया माउस नाम से एक फंक्शन पड़ा है 13वीं लाइन पे, ये मेरे को बोल दिया। तो मैंने बोला था ना कि कॉल स्टैक को ये ट्रांसफर कर दिया डाटा। जावास्क्रिप्ट के इंजन, लाइक हमारे ब्राउजर के इंजन ने क्या किया, जैसे ही फंक्शन मिला कॉल स्टैक में डाल दिया। अब चलो यहाँ से हटा के हम अपना जो डिबगर है यहाँ पे लगाते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, है ना, ओके, यहाँ पे मैंने किया, तो जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ पे डिबगर लगा रखा है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, अब हम अपने स्कोप्स के अंदर आके देखते हैं। अभी तक हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर सबसे पहली बात आप देखेंगे, अभी भी कॉल स्टैक के अंदर पर्टिकुलर आपका जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अरे यार, हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे मेरा जो डिबगर है वो पहले काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसको वापस से लाइक रिफ्रेश करके किया। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक कोई ग्लोबल भी स्कोप क्रिएट नहीं हुआ था, यानी कोई ग्लोबल यूज़र कंटेक्स्ट नहीं मिला था। पर जैसे इसको ये वेर मिला, इसने एक मेमोरी एलोकेशन बनाया, ठीक है, यूज़र कंटेक्स्ट बनाया, उसमें मेमोरी के अंदर वेर एक्स वगैरह को डाला और ग्लोबल यूज़र कंटेक्स्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया स्क्रिप्ट के एंड में। कहाँ पे किया, स्क्रिप्ट के एंड के अंदर। तो जैसे स्क्रिप्ट टैग पूरा हो जाता है तब ग्लोबल यूज़र कंटेक्स्ट बनता है। यहाँ पर आप चेक करोगे एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या है 1 डिफाइन कर रखी है, तो यहाँ पे देखो भाई एक्स की वैल्यू 1 पड़ी है। दैट वाज ओके, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब वो वाली बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने ऊपर पूछ ली, है ना, ऊपर ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 1 पड़ी है। दैट वाज ओके, पर स्टिल हम लोगों के पास में डिफाइंड आ रहा था, तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू हटा दी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, सोर्स में आके चेक करता हूँ, डिबगर को एक बार हटाता हूँ। अब दोबारा मैंने यहाँ पे डिबगर लगाया, अब मैं यहाँ पर आके एक्स की वैल्यू को चेक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो जो हमारा लाइक कॉल स्टैक होता है, कॉल स्टैक क्या करता है, सबसे पहले इसने क्या कर दिया, वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले हमारा क्या किया, हमने यूजर कंटेक्स्ट में क्या पढ़ा था कि जैसे स्क्रिप्ट टैग पूरा होगा तो क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स होंगे वो तो कहाँ मेमोरी वाले साइड में मूव हो जाएंगे, और जो फंक्शंस होंगे वो कॉल स्टैक में मूव हो जाएंगे। तो जब ग्लोबल कंटेक्स्ट बन रहा होगा तो वेरिएबल एक्स तो ऊपर चला गया, वेरिएबल एक्स क्या करा, उसने हमने सारे वेरिएबल्स को ऊपर मूव कर दिया ग्लोबल यूजर कंटेक्स्ट में, और इसी को बोलते हैं होस्टिंग। हमने अभी होस्टिंग में क्या बोला था कि कंपाइलेशन के टाइम पे क्या करता है जावास्क्रिप्ट, अपने सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को टॉप पे मूव कर देता है। तो इसने इसको टॉप पे मूव कर दिया, तो console.log यानी फंक्शन कॉल स्टैक तो मेमोरी कंपोनेंट के बाद में हो रहे हैं। तो दैट मीन्स एक्चुअल में ये लिखा हुआ ऐसा है पर दिखता ऐसा है। जावास्क्रिप्ट जब कोड को कॉल कर रहा होगा तो उसको ये ऐसा दिख रहा होगा, जबकि हम लोगों ने ऐसा कॉल किया। क्यों, क्योंकि पहले उनको उस पर टॉप पे मूव कर लिया और फिर कॉल किया, और इसलिए इसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिली। तो वही वाली बात कि अगर मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू जब 1 डिफाइन कर दी, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 1 डिफाइन कर दी, तो भी भाई उसको ऊपर अनडिफाइंड ही क्यों मिल रहा है, तो वो भाई इसलिए क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट ने इसको यहाँ तक कॉल किया था ना फंक्शन को, तो फंक्शन की जो रिलायबिलिटी है वो कहाँ तक सीमित है, यहाँ तक सीमित है कि भाई यहाँ तक तुझे कोई वेरिएबल मिला है पूरे के अंदर चेक कर। तो इसने क्या करा होगा कि सिर्फ वेर एक्स है ना, इसकी वैल्यू को ही जावास्क्रिप्ट ऊपर लेके गया है यहाँ पे, ना कि उसकी इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन जहाँ पे गया है वहीं पे ही रहेगा। आपने वैल्यू का जो इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन जो किया है या डिफाइन जो किया है, वैल्यू को जो डिफाइन किया है वो तो उसी पोजीशन पे रहेगी जहाँ पर आपने किया है, बस उसका जो डिक्लेरेशन है वो ऊपर ले जाता है। तो डिक्लेरेशन यहाँ पे था इसलिए एक्स अनडिफाइंड मिला, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। चलो यही वाली बात अगर लेट के साथ में होती तो क्या होता, क्या सेम होता? नहीं, लेट के साथ में एरर अलग होती। वो बोलता कि भाई आप एक्स को इनिशियलाइज करने से पहले यूज नहीं कर सकते। अब आप लोगों को एक बात समझने की कोशिश करनी होगी कि वो क्या, कि अगर मान लो मुझे ये एक एरर मिल गई, कौन सी एरर मिल गई कि इसको इनिशियलाइज करने से पहले मैं इसे यूज नहीं कर सकता, तो नॉर्मली मुझे कहाँ चेक करना चाहिए जाके कि ये इनिशियलाइज हुआ या नहीं हुआ? क्या मैं ऊपर जाके चेक करूँ कि एक्स की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं गलत हूँ, क्योंकि उसने तो भाई साफ लिखा है
कि एक्सेस ही नहीं कर सकते एक्स को इनिशियलाइजेशन से पहले, तो इसने बोला कि एक्सेस नहीं करता इनिशियलाइजेशन से पहले, तो एक्स हमेशा नीचे ही मिलेगा, मुझे ऊपर नहीं मिलेगा। परफेक्ट है ना ये बात? आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। पर अगर ये वाली बात वैर के साथ में होती तो आप लोग फंस जाते। क्या बोल रहा है ये? अनडिफाइंड। यहां पर आऊंगा मैं, एक बार डिबगर हटा देता हूं। अनडिफाइंड बोल रहा है। अनडिफाइंड का मतलब अब बंदा क्या सोचेगा कि यार भाई मतलब वेरिएबल तो डिक्लेयर तो हो चुका है, सिर्फ डिफाइन नहीं हुआ, तो मैं कहाँ चेक करूँ? ऊपर चेक करूंगा, वो ऊपर चला जाएगा ढूंढने और एक्स यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों के साथ दिक्कत हो गई। अब जाकर आप दोबारा यहाँ पे वैर और एक्स लिख दोगे और फिर इक्वल्स टू 1 लिख दोगे, फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली बात है ना, इससे आपका एक ही वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर हो गया और आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई। समझ रहे हैं बात को? आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर है। वहीं मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तब भी बात वही हो रही है इसके लिए, है ना? मैं इसकी वैल्यू को एक बार रिमूव कर देता हूँ तब भी अनडिफाइंड दे रहा है। तो ये क्या है, वैर आपको कंफ्यूज करता है कि भाई अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना उसको समझने की कोशिश नहीं करता, और ये क्या करता है, ग्लोबल स्कोप क्रिएट कर लेता है। क्या करता है, ग्लोबल स्कोप क्रिएट कर लेता है अपने लिए। तो वैसे वैर का जो हमारा स्कोप होता है वो क्या होता है, फंक्शनल स्कोप होता है। पर होस्टिंग के कारण वैर क्या करता है, अपना एक ग्लोबल स्कोप कर लेता है। मतलब आप पता ही नहीं लगा सकते कि भाई वैर कहाँ पड़ा है। ऊपर करोगे तब भी अनडिफाइंड, नीचे करोगे तब भी अनडिफाइंड। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। यही वाली बात अगर हम कॉन्स्ट के साथ में करते तो एरर अलग होती। कॉस्ट के केस में हमको क्या एरर मिलती, CONST। कॉस्ट के केस में हम लोगों को अलग एरर है। कॉस्ट में क्या होता है कि भाई इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ में होना चाहिए। सॉरी, कॉन्स्ट एक्स। अब ठीक है, ये बोलेगा कि भाई मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, कि भाई जब आपने कॉन्स्ट को डिक्लेयर किया ना तब उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है यानी उसको वैल्यू देना जरूरी है। तो किसी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी कांस्टेंट को एक बार डिक्लेयर कर दूं और उसके बाद में उसको डिफाइन करूं, है ना, तो पॉसिबल है क्या? तो साफ मना कर दो कि भाई नहीं हो सकता, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के टाइम पे एरर दे देगा, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू तो सिर्फ एक बार डिक्लेयर की जा सकती है। दैट वाज ओके, परफेक्ट, खत्म। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब ये वाली बात हम एक बार फंक्शन के साथ में चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हाई और एक फंक्शन को कॉल कर दिया। ये बोलेगा कि हाई इज नॉट डिफाइंड। ये बोल रहा है कि हाई इज नॉट डिफाइंड, हाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे स्कोप्स में आके चेक करूँगा ना, यहाँ पे स्कोप्स में आके चेक करूँगा, यहाँ पे डिबगर लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो भी आपको क्या बोल रहा है, हाई इज नॉट डिफाइंड। भले ही भाई उसको फंक्शन मिल गया है, भले ही उसको फंक्शन मिल गया है, पर अभी भी वो क्या बोल रहा है कि हाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों? यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे एक बार इसको ग्लोबल स्कोप को बंद कर देता हूँ। एनोनियम माउस के अंदर कॉल स्टैक को एक फंक्शन मिल गया है, यहाँ पे एक फंक्शन मिल गया है ना, इसके लिए अभी के लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट को धोखा दिया है। और अभी यहाँ पे ग्लोबल में आके चेक करूंगा, मैं इसका नाम जेड से रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जेड हाई कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को ये बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने जेड हाई किया और आपको ये जेड हाई फंक्शन मिल जाएगा। भाई जावास्क्रिप्ट को ये चीज़ मिल गई तो उसने क्या किया था, सारे फंक्शनल्स को ले जाके कॉल स्टैक में भी डाल दिया और उसने मान लिया कि जेड हाई नाम का कोई फंक्शन होगा और उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया होगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हम लोगों ने अभी तक इस फंक्शन को डिक्लेयर ही नहीं किया ना, तो ये तो हमको सिर्फ कॉल स्टैक में मिलेगा। दैट वाज ओके। जस्ट सेकंड में पानी पी लूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमारी थ्योरी क्या कहती है कि जब फंक्शन को कॉल किया गया होगा तो वो कहाँ पे मूव हो गया होगा, एनोनिमसली कॉल स्टैक के अंदर चला गया होगा। पर ग्लोबल के अंदर अगर मैं जाके चेक करता हूँ, ग्लोबल के अंदर यहाँ पर आके चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जेड आई के नाम से कोई फंक्शन नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया, और जब तक उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक उसको कोई मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, और जब तक उसको स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो यही तो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ऐसे नाम की कोई चीज़ ही डिफाइंड नहीं है, मेरे पास तो ऐसे नाम की कोई चीज़ ही डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यह भी मेरे से कंसोल में क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि जेड हाई इज नॉट डिफाइंड। चलो कोई बात नहीं कि जेड आई को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। या क्या जेड आई, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार लिख देता हूँ फंक्शन, फंक्शन के आगे मैंने ये जेड हाई लिख दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ इसके अंदर। इट्स ओके, है ना।
इसके अंदर मैं ओके लिख देता हूँ, आप देखेंगे कि मुझे अभी ओके लिखा हुआ मिल जाएगा। मुझे अभी भी ओके लिखा हुआ मिल गया, जबकि आपने देखा कि मैंने फंक्शन कॉल पहले कर दिया और उसका डिक्लेरेशन बाद है। ये भी किसके कारण हो रहा है? होस्टिंग के कारण। हमने थ्योरी क्या पढ़ी? कोई भी वेरिएबल फंक्शन मिलेगा जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन के टाइम पे उनको उनके कंटेनिंग स्कोप के अकॉर्डिंग ऊपर मूव कर देगा। तो यानी ये लिखा हुआ ऐसा है, पर ये एक्चुअल में कैसा दिखता होगा? इस तरीके का। यहाँ पे क्या है, फंक्शन के साथ में हर चीज़ बढ़िया है, पर कभी कभी फंक्शन के साथ में एक दिक्कत होती है। अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा होता है इसको, जेड हाई where z i इक्वल्स टू फंक्शन, ओके। अब मैं इसको ऐसे कर रहा होता तो भाई आपके साथ में एरर होती है, वो बोलता है कि z i इज नॉट डिफाइंड, नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसको एज अ फंक्शन उससे लाइक डाटा ले रहे हो। पर वही मैं अगर इसको नीचे आके कर दूं ना तो ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये z i एक्चुअल में एज अ फंक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा तब उसने इसको वेर को जेड हाई को नहीं समझा और एक जेड आई नाम का एक फंक्शन बना के रख लिया होगा, क्योंकि उसका इक्वल टू एक्चुअल में क्या है, एक फंक्शन है। तो जेड आई के नाम से एक फंक्शन क्रिएट हो गया होगा। अब मैं इसको हाइड करके चेक करता हूँ। यहाँ पर डिबगर लगा देता हूँ, अब चेक करता हूँ, ग्लोबल स्कोप में आता हूँ, जेड आई के नाम से एक फंक्शन मिलेगा। ये हमारा जेड आई नाम का फंक्शन रहा, ठीक है भाई। ये फंक्शन इसको मिल गया, पर उसके पीछे वैड लिखा हुआ है, इसलिए उसने इसको मेमोरी एलोकेशन में जगह दे दी। पर उसके इक्वस्ट के अंदर हमने जो वैल्यू असाइन करवाई है वो क्या है, एज अ फंक्शन वैल्यू असाइन की, इसलिए उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको उसकी वैल्यू क्या दी थी, ये फंक्शन वैल्यू दे दी है ये। तो एक्चुअल में अगर मैं इसके आगे 1 लिखता तो इसकी वैल्यू 1 होती। चलो मैं आओ इसकी जगह 1 लिख देता हूँ, है ना, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी ये बात। एक तो ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा जेड आई ए फंक्शन। अब चेक करो, आई फील आप लोगों को ये बात बेहतर समझ में आई होगी इस बार जब आप इसको देखेंगे। यहाँ पे जेड आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे जेड आई ए की वैल्यू क्या है, फंक्शन है एक्चुअल में, क्योंकि उसके आगे हमने जो डिफाइनेशन क्या है वो एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसलिए उसने उसको एलोकेट करके रख लिया मेमोरी के अंदर। आते ही कोड को सबसे ऊपर पुश कर देगा, कोई कॉलिंग नहीं हो रखी इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जब मैं इसको अनेबल कर दूंगा तो कॉल स्टैक इसको अनेबल कर देगा और हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर कोई रिजल्ट इसके अंदर होगा तो वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे index.html के अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है। अब मैं अपने कॉल स्टैक में जाके चेक करूंगा तो कॉल स्टैक में बिल्कुल 20 नंबर लाइन के ऊपर एक फंक्शन कॉल किया गया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये बात समझ में आई होगी कि होस्टिंग के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर जावास्क्रिप्ट में आप लोग एक अच्छा कोड लिखना चाहते हैं, बग फ्री कोड लिखना चाहते हैं, तो होस्टिंग का ध्यान रखें। यानी किसी भी फंक्शन या स्क्रिप्ट के अंदर अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को हमेशा पहले डिक्लेयर करें और सब उसके बाद में उसका उसको कॉल करें और उनको काम मिले, ताकि आप लोग होस्टिंग के मिसबिहेव से बच पाएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक